बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का ये पाठ प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। रेखा के समीकरण के विविध रूप, यानी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले रूप के साथ, बिंदु ढाल रूप यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। आइए बच्चों, इसको समझते हैं। इस आलेख की सहायता से एक रेखा L दी गई है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, P जिसके निर्देशांक है x, y और दूसरा बिंदु है P0 जिसके निर्देशांक है x0, y0। ढाल यहाँ पर दे रखी है m। बच्चों आप देख सकते हैं एक बिंदु P0 दिया है और एक ढाल m दी गई है। तो यदि मैं एक समीकरण का रूप देखूं तो होगा y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में गुना किया जा रहा है x माइनस x0 से। बच्चों यहाँ पर जो बिंदु P0 दे रखा है, या आपको कोई भी बिंदु दे रखा होगा, उसके निर्देशांक को आपको y और x से घटाना है और x के अंतर को जब आप जो x माइनस x0 है, इस अंतर को जब आप ढाल m से गुना करेंगे तो आपको y माइनस y0 मिल जाएगा। देखते हैं बच्चों इसी पर आधारित एक उदाहरण। कहा गया है -2,3 से जाने वाली एक रेखा है जिसका ढाल -4 है। इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारे पास सूत्र है y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। यहाँ पर x0 का मान है -2 और y0 का मान है 3। तो आप देखेंगे कि बिंदु ढाल रूप का अगर मैं सूत्र देखूं और उसमें इन मानों को डालूं तो मुझे समीकरण प्राप्त होगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 जो कि m है और x माइनस x0 यानी -2। इन बराबर हो जाएगा -4 इंटू x प्लस 2 के, और जो अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा वो होगा 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप ये ऊपर दिए हुए समीकरण को जब अपनी पुस्तिका में हल करके देखेंगे तो आपको ये नीचे का अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे रूप की ओर। कहा गया है दो बिंदु रूप। इस आलेख में एक रेखा L है जो तीन बिंदुओं से होकर गुजरती है। पहला बिंदु है P1 जिसके निर्देशांक है x1, y1। दूसरा बिंदु है P जिसके निर्देशांक है xy और तीसरा बिंदु है P2 जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो यहाँ पर जो समीकरण आपको प्राप्त होगा वो इस प्रकार से कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। x माइनस x1 जो है बच्चों ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो आपको दे रखा है फ्रैक्शन, इससे इंटू होगा। इसी पर आधारित जब हमने एक उदाहरण देखा तो कहा गया है बिंदुओं 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण लिखना है। तो आपके सामने बच्चों दो बिंदु दे दिए। तो x1 का मान है 1, y1 का मान है -1। आप यदि दूसरा बिंदु देखें तो x2 का मान है 3 और y2 का मान है 5। दो बिंदु रूप सूत्र के प्रयोग से जो रेखा का समीकरण प्राप्त होगा वो इस प्रकार कि y माइनस y1 का मान क्या है बच्चों -1। तो y माइनस ब्रैकेट में -1 फिर होगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस -1 फिर होता है नीचे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 और इसका गुना किया जाएगा x माइनस x1 के साथ यानी x माइनस 1। जब मैंने इसको हल किया तो मुझे अभीष्ट समीकरण जो प्राप्त होगा बच्चों वो होगा -3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये उदाहरण यही समाप्त होता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले रूप की ओर। कहा गया है ढाल अंतःखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
आप इस आकृति में देख सकते हैं बच्चों, एक रेखा L दिया गया है जिसका ढाल M है। जो बच्चों इंटरसेप्ट यानी जो अंतःखंड है वो आप देख सकते हैं कि Y रेखा पर, ये जो Y अक्ष है इस पर निर्देशांक दे रखे हैं 0C। 0 का अर्थ है कि X अक्ष पर किसी प्रकार का कोई भी दूरी तय नहीं किया गया है, किंतु Y पे अगर आप देखें तो जो आपको मिलेगा वो है C। तो इसके आधार पर यदि मैं एक समीकरण बनाना चाहूं तो वो होगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। ये कैसे आया बच्चों? हमने जो बिंदु ढाल रूप पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ जो बिंदु 0, c है उसमें 0 x नॉट को दर्शाता है और c y नॉट को दर्शाता है। हल करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यदि मैं यही आलेख देखूं, कुछ नहीं है बच्चों अलग, इसमें जो पहला आलेख था ठीक वैसा ही है। ढाल m दी गई है एक रेखा L की और 0C जो है वो क्या है बच्चों? 0C यहाँ पर y अंतःखंड यानी y अक्ष पे निर्देशांक दर्शाया गया है। अब यदि एक रेखा इस प्रकार से हो कि वो x अक्ष पर एक बिंदु बनाती है D0, यहाँ पर जो 0 लिखा है उसका अर्थ ये है बच्चों कि y अक्ष पर किसी प्रकार की कोई दूरी तय नहीं की गई है। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारा सूत्र था बिंदु ढाल रूप का। बच्चों यहाँ जो बिंदु दे रखा है उसमें x का मान जो है वो d है और y का मान जो है वह 0 है। तो y नॉट की जगह आप 0 रख देंगे और x नॉट की जगह जब आप d रख देंगे तो आपको प्राप्त होगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। इसी पर आधारित बच्चों एक उदाहरण करेंगे। उदाहरण में कहा गया है उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर है 1/2 के। बच्चों हमने पढ़ा था कि ढाल जो m होती है वो बराबर होती है tan थीटा के, यानी 1/2 जो दे रखा है वो ढाल दे रखी है। जहां थीटा रेखा का झुकाव है और y अंतःखंड का मान -3/2 है और x अंतःखंड जो है वो 4 है। आगे जब हमने इसको हल किया तो देखा रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा 1/2 है और y अंतःखंड c जो है वो -3/2 है। तो सूत्र में जब हम डालेंगे ढाल अंतःखंड सूत्र, उसमें हम देखेंगे तो हमें समीकरण मिलता है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2, जो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि एक अभीष्ट समीकरण है। यहाँ पर अब जो दूसरा प्रश्न दिया गया था उसमें x अंतःखंड की बात की गई थी। ढाल का मान दे रखा है 1/2 और x अंतःखंड जो है वो 4 है। तो ढाल अंतःखंड रूप उपयुक्त जो हमें सूत्र दे रखा था उससे यदि मैं रेखा का समीकरण निकालूं तो मुझे प्राप्त होता है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 4। इसको आगे हल करेंगे तो मिलेगा 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा एक अभीष्ट समीकरण है। अब आगे बढ़े देखें तो हमने देखा दूसरा नया रूप जो है रेखा के समीकरण का वो है अंतःखंड रूप। यहाँ पर किसी बिंदु या ढाल की बात नहीं की गई है, केवल अंतःखंड बताया है। तो आप अपने सामने जो आलेख दे रखा है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक बिंदु 0b और एक बिंदु के निर्देशांक दिखा रहे होंगे a0। तो a0 का अर्थ क्या है बच्चों कि x अक्ष पर a इकाई की दूरी तय की गई है किंतु y अक्ष पर कोई दूरी तय नहीं की गई है। ठीक उसी प्रकार यदि आप बिंदु 0b देखें तो b जो है यहाँ पर वो y अक्ष पर तय की गई दूरी है और 0 ये बताता है कि x अक्ष पर किसी प्रकार की कोई दूरी तय नहीं की गई है। तो जो आपके सामने सूत्र होगा उसका क्या है बच्चों? जब दो बिंदु दे रखे होते हैं तो आपको सूत्र उपयोग में लाना होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और ये फ्रैक्शन इनटू होता है x माइनस x1 से। तो आप अगर बिंदु डालेंगे तो मिलेगा y माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस a। इसको हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बच्चों आपको समीकरण मिलेगा x बटे a जमा y बटे b बराबर 1। बच्चों जब आपको प्रश्न दिया रहेगा उसमें आपको केवल अंतःखंड दिए गए होंगे
तो ये जो सूत्र है x बटे a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसमें आप सीधा a और b का मान डालकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में कहा गया है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका x और y अंतःखंड जो है वो क्रमशः -3 और 2 है। कुछ नहीं करना बच्चों, समीकरण में केवल a और b का मान डाल देना है और जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको एक अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी रूप यानी लंब रूप, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु से लांबिक दूरी p और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण जो ओमेगा है, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। आगे बढ़े तो हमने देखा इसी पर आधारित एक उदाहरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 4 इकाई है और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। यहाँ हमें p का मान 4 और ओमेगा का मान 15 डिग्री दिया है, तो cos 15 होता है √3 प्लस 1 बटे 2 √2 और sin 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1 बटा 2 √2। कुछ नहीं करना है बच्चों, दिए गए सूत्र में केवल आपको ये मान डालना है। जो लंब रूप से हमने रेखा का समीकरण प्राप्त किया था उससे हमें प्राप्त होगा x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। cos 15 डिग्री का मान है √3 जमा 1 बटे 2 √2 x प्लस √3 माइनस 1 बटा 2 √2 y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप यदि समीकरण को हल करें तो होगा √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल टू 8 √2, जो कि हमारा अभिष्ट समीकरण है। इसी के साथ बच्चों जितनी भी आप रेखा के रूप पढ़ सकते थे वो आप सभी पढ़ चुके हैं। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रश्नावली में दिए गए हैं। बच्चों घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप में सांस का आखिरी भाग यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फिबोलिक पथ और सांस गुणांक। श्वसनीय संतुलन चार्ट प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाली प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए चक्र तथा पथ ईटीएस के बाद एक आती है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहां उसका फॉस्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है। क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है, अतः ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज का एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीश्वसन में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। किण्वन में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण
मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। एम्फीबोलिक पथ। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब भी सांस से पहले चरण में उपयोग नहीं आते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले PGAL में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर भिन्न चरणों में प्रवेश करती है। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं, तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम A में विखंडित हो जाता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है, तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम A अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है। सजीवों में अपचय कहलाता है तथा संश्लेषण उपचय कहलाता है। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक पथ कहना उचित होगा, न कि उपचयी पथ, क्योंकि ये अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेते हैं। सांस गुणांक। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक यानी RQ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं और ये कुछ इस प्रकार होता है। सांस गुणांक = मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, जिसे हम भाग करते हैं उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन से। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है, तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन क्रमशः मुक्त होती हैं एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण में स्पष्ट है। इसमें हम देख सकते हैं C6H12O6 में अगर हम 6 ऑक्सीजन डालें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणु और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका सांस गुणांक 1 होता है। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राइपामिटिन के रूप में उपयोग में आता है, तब इसकी गणना निम्नवत होगी। 2 C51H98O6 के मॉलिक्यूल, जिसमें हमने 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाले तो हमें मिले 102 कार्बन डाइऑक्साइड और 98 जल के अणु और ऊर्जा। इसका सांस गुणांक 0.7 है। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है, तब अनुपात 0.9 के लगभग होता है। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पथ और सांस गुणांक, और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समाकलन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जो कि अध्याय समाकलन पर आधारित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है समाकलन x की घात 4 घटा x पूरे की घात 1/4 बटे x की घात 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों, जब हम इस दिए गए प्रश्न में x उभयनिष्ठ लेंगे हमारे अंश में, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा समाकलन x की घात 4 गुने 1/4 गुने 1 घटा 1 बटे x की घात 3 पूरे की घात 1/4 बटे x की घात 5 dx। यहाँ पर इसे हम पुनः हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा समाकलन x गुने 1 घटा 1 बटे x की घात 3 पूरे की घात 1/4 बटे x की घात 5 dx। जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा समाकलन 1 घटा 1 बटे x की घात 3 पूरे की घात 1/4 बटे x की घात 4 dx। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि 1 घटा 1 बटे x की घात 3 बराबर है t के। जब हम इसका अवकलज ज्ञात करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 3 बटे x की घात 4 dx बराबर dt, जो कि हमारे इस प्रश्न में दिया हुआ है। और जब हम 3 गुणा और भाग करेंगे तो हमें यह प्रश्न आसानी से हल होता हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके मान को हमारे प्राप्त किए गए उत्तर में प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों, तो हमें ये प्राप्त होगा समाकलन 1/3 t की घात 1/4 dt, जिसे हम पुनः हल करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/3 समाकलन t की घात 1/4 dt, अर्थात 1/3 गुने 4/5 t की घात 5/4 योग c। अब हम यहाँ पर t के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4/15 गुने 1 घटा 1 बटे x की घात 3 पूरे की घात 5/4 योग c। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया और ज्ञात किया समाकलन x की घात 4 घटा x पूरे की घात 1/4 बटे x की घात 5 dx का मान। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाकलन x की घात 4 बटे x घटा 1 गुने x की घात 2 योग 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसके समाकल्य को देखते ही समझ जाना होगा कि यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे खंडशः समाकलन का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के हल को। दोस्तों, हमारे दिए गए समाकल्य को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा x की घात 4 बटे x की घात 3 घटा x की घात 2 योग x घटा 1। दोस्तों, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता जाएगा कि यहाँ पर हमें हमारा शेषफल प्राप्त होगा 1। तो दोस्तों, इस प्राप्त किए गए समाकल्य को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं खंडशः समाकलन का प्रयोग करके। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है x योग 1 बटे x की घात 3 घटा x की घात 2 योग x घटा 1, अर्थात इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x योग 1 बटे x घटा 1 गुने x की घात 2 योग 1। अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हमारे खंडशः समाकलन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा कि हम 1 बटे x घटा 1 गुने x की घात 2 योग 1 को लिख सकते हैं a बटे x घटा 1 योग bx योग c बटे x की घात 2 योग 1। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसे हल करते हैं और ज्ञात करते हैं a, b और c का मान।
तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि 1 बराबर है 1 गुने x की घात 2 योग 1 योग bx योग c गुने x घटा 1। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बराबर 1 गुने x की घात 2 योग a योग b गुने x की घात 2 घटा bx योग cx घटा c। यहाँ पर हमारा अगला चरण होगा 1 बराबर a योग b गुने x की घात 2 योग c घटा b गुने x योग a घटा c। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि a योग b बराबर है 0 के, c घटा b बराबर है 0 के और a घटा c बराबर है 1 के। चलिए अब हम इन तीनों समीकरण को हल करते हैं और प्राप्त करते हैं a, b और c का मान। तो दोस्तों जब हम इन तीनों समीकरण को हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो रहा है कि a जो है वो बराबर है घटा b के, c जो है वो b के बराबर है। जब हम यहाँ पर तीसरे समीकरण में a और c के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है घटा b बराबर 1 अर्थात घटा 2b बराबर 1, जहाँ से हमें b का मान प्राप्त हो रहा है घटा 1/2। अब जब हमारे पास b का मान आ गया है तो हमारे पास c का मान भी आ जाएगा, क्योंकि b जो है वो हमारा c के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हमें c का मान भी प्राप्त हो रहा है घटा 1/2। अब जब हमारे पास c और b दोनों का मान आ गया है तो हम a का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 1/2। तो दोस्तों अब हमारे पास a, b और c तीनों का मान आ गया है। तो चलिए अब हम इसका मान प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इन तीनों का मान प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/x घटा 1 गुने x की घात 2 योग 1 बराबर 1/2 गुने x घटा 1 घटा x/2 गुने x की घात 2 योग 1 घटा 1/2 गुने x की घात 2 योग 1। इसके बाद जब हम हमारे दिए गए समाकल्य को इस रूप में प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा x योग 1 योग 1/2 गुने x घटा 1 घटा x/2 गुने x की घात 2 योग 1 घटा 1/2 गुने x की घात 2 योग 1। चलिए दोस्तों अब हम ज्ञात करते हैं समाकलन इसका। तो दोस्तों जब हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन x की घात 4/x घटा 1 गुने x की घात 2 योग 1 dx बराबर समाकलन x dx योग समाकलन 1 dx योग समाकलन 1/2 गुने x घटा 1 dx घटा समाकलन x/2 गुने x की घात 2 योग 1 dx घटा समाकलन 1/2 गुने x की घात 2 योग 1 dx, जिसका जब हम एक एक करके समाकलन ज्ञात करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें हमारे दिए गए प्रश्न का मान हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, बराबर x की घात 2/2 योग x योग 1/2 log मोड x घटा 1 घटा 1/4 log x की घात 2 योग 1 घटा 1/2 tan प्रतिलोम x योग c। दोस्तों यहाँ पर समाकलन x dx का मान जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है x की घात 2/2 के। समाकलन 1 dx जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है x के। समाकलन 1/2 गुने x घटा 1 dx बराबर होगा 1/2 गुने log मोड x घटा 1 के। उसी प्रकार से समाकलन x/2 गुने x की घात 2 योग 1 dx प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा 1/4 log x की घात 2 योग 1। उसके बाद समाकलन 1/2 गुने x की घात 2 योग 1 dx का मान हमें प्राप्त होगा दोस्तों 1/2 tan प्रतिलोम x। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दिए गए समाकलन को हल किया और ज्ञात किया उसका मान। दोस्तों इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय विकास का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जैव विकास,
विकास की क्रियाविधि और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को पढ़ा था। इस वीडियो में हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को जारी रखेंगे और इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। ये कारक संख्या में 5 हैं। तो सबसे पहला जो कारक है उसको हम कहते हैं जीन पलायन या जीन प्रवाह। दूसरा कारक है आनुवंशिक विचलन। तीसरा कारक है उत्परिवर्तन। चौथा कारक है आनुवंशिक पुनर्योग और पांचवा कारक है प्राकृतिक वर्ण। हम इन सारे कारकों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जीन प्रवाह को समझ लेते हैं। जनसंख्या आनुवंशिकी में जीन प्रवाह, जिसे जीन पलायन या अलील प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है, एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का स्थानांतरण है। अब अगर आनुवंशिक विविधता एक आबादी से दूसरी आबादी तक पहुंचेगा तब अलील आवृत्तियां भी बदलेंगी, जो कि सीधा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव डालेंगी। अगला कारक है आनुवंशिक विचलन। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये लड़का साइकिल चलाते हुए रास्ते से जा रहा है। अब इसने अपने आसपास नहीं देखा, लेकिन रोड पर कुछ कीड़े भी थे और इसने कुछ कीड़ों पर गलती से साइकिल चढ़ा दी और उनको कुचल दिया। हाँ, गलती से, जानबूझकर तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कीड़े कुचले गए वो मर गए और कुछ जीवित रहे। अब इस घटना से हम क्या समझते हैं? अब यहाँ पर जो कीड़े इस घटना से जीवित रहे, क्या उनके पास कोई अनोखी शक्तियां थी जिससे कि वे बच गए, या वो वेल अडेप्टेड थे जो कि इस घटना से उन्हें बचा ले गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कीड़े यहाँ पर जो बचे हैं वो सिर्फ भाग्यशाली थे और उनके पास कोई भी शक्तियां वगैरह नहीं थी। तो ये एक रैंडम घटना थी और जो कीड़े यहाँ पर कुचल दिए गए वो सिर्फ गलत जगह पर थे, और यही आनुवंशिक विचलन है। तो ये जो आनुवंशिक विचलन है ये अलील आवृत्तियों को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, अलील आवृत्तियों का भाग्य से बदलना ही आनुवंशिक विचलन कहलाता है। तो इससे भी हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर असर होगा। अब दो तरह से आनुवंशिक विचलन हो सकता है। पहला है बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरा है संस्थापक प्रवाह। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझ लेते हैं। पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ही बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो सकती है। अब इस इफेक्ट को हम बॉटल से याद रखेंगे और इसको हम बॉटल से ही समझेंगे। मान लो हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में कुछ टॉफियां पड़ी हुई हैं। ये टॉफी यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब अगर हम इस बॉटल को हिलाएं तो कुछ टॉफी बाहर आ जाएगी। अब इनमें से जो टॉफियां बाहर आई, क्या ये बॉटल की सारी आबादी की आवृत्तियों को दिखा रही है? नहीं ना। तथ्यात्मक रूप से तो ये वाली प्रकार की टॉफी तो बाहर आई भी नहीं, ये पूरी तरह से हट गई थी। तो ये भी भाग्य से हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण हम एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि जंगल में आग का ले लेते हैं। अब जो उत्तरजीवी होंगे, जरूरी नहीं होगी कि उनके पास योग्यता वाले हों वो, बल्कि वो सिर्फ उस जगह पर होंगे जहां पर आग नहीं लगी होगी।
तो उत्तरजीवी मूल आबादी को नहीं दर्शा सकते हैं। इस वजह से नई एलील आवृत्तियां होंगी जो कि उत्तरजीवी जीव दर्शाएंगे और यही बॉटलनेक इफेक्ट है। और यहाँ भी एलील आवृत्ति बदल रही है तो ये सीधा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पर असर डालेंगी। एक और जगह है जहां पर हम आनुवंशिक विचलन को देख सकते हैं, वो है संस्थापक प्रवाह में। इसको हम अंग्रेजी में फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये बीज कहीं दूर से हवा के बहाव से उड़ते आ रहे हैं और एक नई जगह पर पहुंच गए। वो जगह इनके अंकुरण के लिए बहुत अच्छी थी तो ये वहां पर विकसित हो जाते हैं। विकसित होकर ये अपनी आबादी बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो आबादी बनाएंगे ये अपनी मूल आबादी के जैसी होगी या उन्हें दर्शाएंगी। ये सिर्फ एक रैंडम सैंपलिंग थी। यही फाउंडर्स इफेक्ट है, यानी कि संस्थापक प्रवाह है। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। आइए अब अगले कारक के बारे में पढ़ते हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करता है। ये है उत्परिवर्तन। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्णन होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप का आविर्भाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला कारक है आनुवंशिक पुनर्योग। अब जब युग्मक जनन के समय पर अभिभावकों के गुणसूत्रों पर मौजूद अलील अलग हो जाते हैं और नए संयोजन बनाते हैं, तो ये चीज भी हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करेगी। पांचवा कारक है प्राकृतिक वर्ण। अब ये कैसे हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित कर रहा है, इसको हम समझेंगे। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन सम वंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। तो प्राकृतिक वर्ण से अलील आवृत्तियों में परिवर्तन आता है जिससे कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो प्राकृतिक वर्ण है इसके इफेक्ट तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है स्थायी कारक वर्ण, दूसरा है दिशात्मक वर्ण और तीसरा है विदारक वर्ण। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्थायी कारक वर्ण को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम मानवों की ऊंचाई वाली विशेषता का उदाहरण लेंगे जिसमें कि तीन कैरेक्टर्स आते हैं। पहला है बौना, दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति और तीसरे हैं लंबे व्यक्ति। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों का चयन करेगी तब हम ऐसे वर्ण को स्थायी कारक वर्ण कहेंगे और इसमें मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा। पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आते हैं उनको नहीं चुना जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसका शिखर ऊंचा होगा और पतला होगा। अगला है दिशात्मक वर्ण। इसमें भी हम वही उदाहरण लेंगे, मानव की ऊंचाई वाला उदाहरण लेंगे हम। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति को छोड़कर लंबे या बौने व्यक्तियों में से किसी एक कैरेक्टर को चुनती है तब हम ऐसे वर्ण को दिशात्मक वर्ण कहेंगे। और इस प्रकार के वर्ण में क्या होगा कि अधिक व्यक्ति मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले कैरेक्टर को छोड़कर अन्य वैल्यू को प्राप्त करेंगे जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आएंगे, इन दोनों में से कोई एक। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो एक तरफ को जाने लगेगा जिस तरफ प्रकृति ने चुना होगा। अगला है विदारक वर्ण। अब अगर प्रकृति मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को छोड़कर
पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, जिसमें कि दोनों बौने और लंबे व्यक्ति आते हैं, उनका अगर चयन करती है तब हम इसे विदारक वर्ण कहते हैं। इसमें हम दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को चुनेंगे और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के दो शिखर होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को प्रकृति ने चुना है। तो ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है और यहाँ पर हमारा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी किताब का हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास का संक्षिप्त विवरण और मानव का उद्भव और विकास को समझेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे
खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।